Hi students, welcome back to my channel. So in today's video we are going to learn about concept of dimensions. I hope आप सबने पुरानी वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स की बात करी है, राइट? अब डायमेंशंस क्या होती है उसी का नेक्स्ट पार्ट है, ओके? सो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा. तो फोकस करेंगे एंड कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को. इट विल बी 100% क्लियर टू यू. सो डायमेंशंस, so as the name suggests units and dimensions, right? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस का. तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, तीन चीज़ों को, मतलब तीन क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल्स से, ठीक है? और वो तीन क्वांटिटीज़ जो चूज़ की जाती है वो ये तीनों हैं: मास, लेंथ, टाइम. इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, जैसे टेम्परेचर आ सकता है, राइट? करंट आ सकता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी मैं आपको बता दूंगा. तो बेसिकली मास के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एम सिंबल यूज़ करते हैं. लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं? एल. टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग टी. ओके. टेम्परेचर आ गया लेट्स से, सो थीटा या के यूज़ कर लेते हैं. थीटा और कैपिटल के, ठीक है. करंट आ गया बेसिकली, तो उसमें हम कर लेते हैं एम्पियर की जगह पे कैपिटल ए, ठीक है. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है सबसे पहले तो बच्चों आप सबको, कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस का वो ये कहता है कि किसी भी यूनिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में. ओके, फॉर एग्जांपल स्पीड ले लेते हैं. स्पीड, स्पीड का क्या होता है यूनिट? सबको पता है भाई साहब, मीटर्स पर सेकेंड, राइट? अब ये है एक डेराइव्ड यूनिट. लास्ट लेक्चर में हमने बातें करी थी डेराइव्ड यूनिट्स की, विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स, राइट? फंडामेंटल यूनिट्स वर दो 7 क्वांटिटीज, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेंथ और टाइम का एक कॉम्बिनेशन है, करेक्ट? तो हम बेसिकली इसका जब डायमेंशन लिखेंगे ना, तो कुछ नहीं, सिर्फ मीटर्स की जगह पे लेंथ है बेसिकली, तो एल रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, सबसे पहले तो इसको सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं हम, करेक्ट? तो जब हम स्पीड की डायमेंशन लिखेंगे और जब हम डायमेंशन किसी चीज़ की लिखते हैं तो उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देते हैं ताकि ईजी हो जाता है. ओके, समझ में आता है कि हाँ डायमेंशंस की बातें कर रहे हैं, वरना क्या समझ में आएगा? स्पीड इज इक्वल टू एम, एम बाई एस, डजंट मेक सेंस, राइट? तो हम जो m को रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया आपका लेंथ. पावर जो भी है उसकी वो 1 यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलरली ये टाइम का है तो t आ जाएगा, पावर -1. सो दिस बिकम्स द डायमेंशन ऑफ स्पीड. ओके, सो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट डिफरेंट यूनिट्स in terms of fundamental physical quantities using these symbols, and that is what we call the dimension of that particular quantity. बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, और भी समझते हैं. एक्सेलरेशन ले लो. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या चीज़ है हम सबको पता है, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको सब सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी आप लिख पाओगे. तो धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स में आप देखेंगे कि वी विल बी लर्निंग अबाउट ऑल दी फॉर्मूले एंड देन यू वुड बी वेरी इजली एबल टू राइट दीज रिजल्ट्स. सो इसको हम अगर और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, करेक्ट? इसकी अगर डायमेंशन लिखनी हुई तो क्या लिखूंगा मैं? मीटर इज फॉर लेंथ, power 1, time is for seconds. This becomes your dimension for acceleration. I hope it makes sense. बहुत सिंपल सी बात है, और भी करते हैं प्रैक्टिस. इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग, पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फटाफट. बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं, सबका निकाला जा सकता है. मोमेंटम ले लो. मोमेंटम आपने पढ़ा होगा. मोमेंटम क्या होता है? इसका फॉर्मूला मास टाइम्स वेलोसिटी, करेक्ट? मास टाइम्स वेलोसिटी. मास की क्या होती है यूनिट फिर? केजी. वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है? मीटर्स पर सेकेंड. ऐसे लिख सकते हैं सिंपल तरीके से. इसको और बढ़िया तरीके से अगर हम लिखें अपने तरीके से, जिस तरीके से हमें डायमेंशंस लिखने में इजी हो जाता है, वो इस तरीके से आ जाएगा, करेक्ट? तो अगर मुझे मोमेंटम का डायमेंशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं मोमेंटम को डाल देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में, सो दैट वी आर राइटिंग देयर, मतलब इट इज क्लियर दैट वी आर राइटिंग द डायमेंशंस. देखो ये आ गया आपका मोमेंटम का डायमेंशंस. ओके,
So many times they say that write the dimensional formula for this particular unit or that particular unit. This is how it is written. Okay, simple है ना। आइए और भी करते हैं प्रैक्टिस, इसमें खूब सारी प्रैक्टिस करनी है आपको, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फोर्स आपने पढ़ा होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तो हम वो सारे क्वांटिटीज उठा रहे हैं जिनके बारे में हमें पता है। कुछ चीज़ें मैं और बताऊंगा जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे अपकमिंग चैप्टर्स में। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर हम इसका यूनिट लिखें तो क्या होगा, मास इज केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है ना, सिंपल। अब और अच्छे तरीके से अगर हम लिख दें सिंप्लीफाइड वे में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इजंट इट, मेक सेंस। अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो वही मास की जगह पे m यूज़ करना है, पावर में 1 है तो 1 यूज़ कर लेना है, l की जगह पे 1, t की जगह t के पावर में -2, खत्म, सिंपल, दैट्स ऑल। ओके, बेसिक है, कुछ इसमें खास है नहीं। क्लियर, नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वांटिटीज पे। प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसका जो, इसको आप यूनिट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन क्या चीज़ है भाई साहब, न्यूटन का तो मुझे डायमेंशन पता ही नहीं है, तो या तो आपको याद है तब बढ़िया, ना हो तो परेशान होने वाली बात ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो निकाला था फोर्स के लिए, बस उसे रिकॉल कर लेना है। कैसे रिकॉल करेंगे, मुझे पता है फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। करेक्ट, मास क्या है भाई, केजी, ये क्या है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट, तो इसका जो हो जाएगा दिस दिस दिस, सिंपल, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बिकम एंड यू वुड ऑल्सो बी एबल टू राइट इट डायरेक्टली। ज़्यादा कुछ है नहीं, मास से एम आ गया, एक्सेलरेशन से एल पावर, सॉरी एल इंटू टी पावर -2 आ गया, क्योंकि मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर चाहिए मुझे। करेक्ट, दैट्स हाउ इट इज़। तो इसी को हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, सिंपल। ओके, सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो आ जाओ फटाफट इसका लिख लेते हैं भाई, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो क्या है भाई, ऊपर ऊपर ऐसा कुछ है, नीचे क्या बनेगा फिर, ये। अब ये एल भाई साहब ऊपर आ जाएंगे और थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा और आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये -2 बन जाएगा, 1 - 2 विल बी -1, टी पावर -2, दिस बिकम्स प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सिंपल। तो ऐसे मतलब काफ़ी सारे ऐसे वाले जो यूनिट्स हैं उसका आप निकाल सकते हो बहुत ईजिली, कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए और सारे लोगों का यूनिट पता होना चाहिए या फिर सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए, निकल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। करेक्ट, आ जाओ एक और करते हैं, कौन सा करें, एनर्जी करते हैं। ठीक है, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। करेक्ट, दोनों का यूनिट सेम ही होता है, तो यूनिट से आप देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इसका, है ना। तो जो हमारे पास है एनर्जी विच इज नथिंग बट वर्क डन, करेक्ट, और वी नो दैट इट इज द यूनिट्स आर जूल्स। करेक्ट, जूल्स कैसे डिफाइन होता है, if you can recall the formula for work done, it was nothing but force times displacement in the direction of force. Okay, now अगर मैं यही तो बेसिकली जूल है, राइट, 1 जूल। करेक्ट, इसके यूनिट्स 1 जूल आ जाता है बेसिकली, विच इज नथिंग बट एसेंशियली इफ यू कैन सी दिस इज न्यूटन्स, दिस इज मीटर्स। आप ये भी बोल सकते हो कि 1 जूल इज नथिंग बट 1 न्यूटन मीटर, सिंपल। ओके, न्यूटन का अभी अभी हमने यहाँ पे पोस्टमार्टम किया है और मीटर का तो हमें पता ही है। तो अगर एनर्जी के बारे में अगर मुझे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फोर्स का लिखूँगा,
और मीटर का लिखूंगा। सिंपल। फोर्स का मुझे पता है विच इज़ m/L(T-2) इंटू एल। आंसर आ गया आपका mL²। खत्म। अगर आप ध्यान से देखो तो ये यूनिट्स का फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब 1 जूल कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन सच अ वे। इन विच वे? 1 जूल इज नथिंग बट, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा फंडामेंटली। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा। तो बेसिकली अभी हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। डायमेंशंस का क्या यूटिलिटी है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द यूज, क्यों पढ़ रहे हैं, वो अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ का, वो हमने समझ लिया। उसके बाद समझेंगे कि क्या फ़ायदा है उससे, क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक एस्पेक्ट पूरा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एस्पेक्ट पूरा करेंगे। ठीक है, समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों का और भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें डायमेंशन लेस भी होती है। फॉर एग्जाम्पल एंगल। एंगल की अगर बात करें तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल ऐसा एक आर्क दिया हुआ है और ये थीटा है, लेट्स से ये आर रेडियस का है और ये आर्क लेंथ लेट्स से एल है। तो अगर आपको याद हो तो थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाई एल अपॉन आर, करेक्ट है ना। तो ये जो थीटा होता है एल अपॉन आर होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो इसका कोई यूनिट है नहीं, but it's a dimensionless quantity, although we have a unit for angle which we call it as radian, right? But dimensions is missing, it's a dimensionless quantity। ठीक है, तो अगर इसका कोई डायमेंशन लिखने बोल दे आपको तो क्या होना चाहिए इसका डायमेंशन? कुछ नहीं, 0 0 0, दैट्स ऑल, सिंपल। और भी ऐसी क्वांटिटीज हैं, कौन सी है गेस करो, कमेंट्स में डालो। और कौन सी ऐसी क्वांटिटी है भाई जिसके पास डायमेंशन ही नहीं है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना होगा आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट हैज हैपेंड टू दिस? या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है, करेक्ट। व्हाट इज दिस? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, करेक्ट। ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये आपका मीटर्स पर सेकंड में, ये भी आपका मीटर्स पर सेकंड में, यूनिट क्या है, कुछ है ही नहीं, तो डायमेंशनलेस है। इसी तरीके से और भी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी आपने सुना होगा, या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, उसमें क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल या जो भी आपका बॉडी है या सैंपल है डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, करेक्ट। तो इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यू कैन यूज दिस सिंपली। आपको चलिए मैं कुछ कुछ होमवर्क देता हूँ। ठीक है, होमवर्क में डायमेंशन निकालना है सबका। स्ट्रेस फिगर आउट करो, क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है, निकालो इसका, सब सिंपल है। स्ट्रेन करो, इसका करो होमवर्क। और क्या करना है? और ले लो आप टॉर्क, अगर आपने सुना हो तो आएगा अपकमिंग चैप्टर्स में, करेक्ट। एंगल का तो बता ही दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। ठीक है, और कुछ खतरनाक लेना है तो विस्कोसिटी का ले लो, विस्कोसिटी। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टर्म होती है, एक क्वांटिटी होती है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, बेसिकली ये वही है। ठीक है। एक और ले लो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मैकेनिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सब लोग कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, कूल है। तो डायमेंशन का बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें करने को है। वही हम सीखेंगे कि क्या फ़ायदा है। कुछ खतरनाक यूनिट्स भी हैं हमारे पास, जैसे अगर आपने सुना होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर आपने सुना हो तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है,
जैसे ही आपको पता हो कि कहाँ यूज हो रहा है, क्या फॉर्मूला है, तो आप निकाल सकते हो। करेक्ट, बस इतना ही होता है और क्या। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज होता है पीवी इज इक्वल टू केटी। ओके, अगर आपने सुना हो तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो सुना ही होगा सबने। देयर इज समथिंग कॉल्ड पीवी इज इक्वल टू केटी एज वेल। एंड वो जो के होता है ना, वही होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन भाई साहब थे, उनके नाम पे ये कांस्टेंट बनाया गया। एंड व्हाट इज दिस, कैसे निकालोगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकल जाएगा भाई साहब। पीवी इज इक्वल टू केटी। करेक्ट। अब करना क्या है, मैंने तो आपको बताया ना कि किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालना है, आप उसका फॉर्मूला पकड़ लो और उसका यूनिट्स लिखो सबसे पहले। तो के क्या चीज़ है? पी वी अपॉन के टी। करेक्ट। टी टेम्परेचर है यहाँ पे, टाइम नहीं है। ठीक है। पी क्या चीज़ है? प्रेशर। वी क्या चीज़ है? वॉल्यूम। प्रेशर का फॉर्मूला मतलब यूनिट्स। चलो सबसे पहले यूनिट्स निकालते हैं, ठीक है। इसका परेशान नहीं होना है बिल्कुल, सबसे पहले यूनिट निकालना है। यूनिट क्या चीज़ है भाई साहब? तो पी का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वी का होता है मीटर क्यूब अपॉन व्हाट इज दिस, टेम्परेचर विच इज केल्विन। यूनिट लिख दो, सिंपल। सबसे पहले यूनिट लिख दो, यहाँ से ये कट जाएगा, क्या बचेगा? न्यूटन मीटर अपॉन केल्विन। ठीक है। न्यूटन का इफ यू कैन रिकॉल कि फोर्स का हमने लिखा था, क्या लिखा था? डायमेंशंस m1 l1 t माइनस टू के जी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। के जी फ्रॉम एफ एम है, के जी आ रहा है एम से, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है एक्सेलरेशन से। बस वही तो है, के जी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। कुछ इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो अगर मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर लिखना है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? m1 l1 t माइनस टू, उसके बाद ये m l पावर 1 अपॉन के क्या है? के को आप थीटा लिख दो या के रहने दो। ठीक है, ये नीचे आ गया पावर 1। अब इसको अरेंज करके प्रॉपर फॉर्मेट में ले आते हैं। m1 l स्क्वायर हो जाएगा t पावर माइनस टू थीटा पावर माइनस 1। दैट इज द आंसर फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल। तो ये एक बढ़िया एप्लीकेशन है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसी तरीके से एक और कांस्टेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, अगर आपने सुना हो तो। एनर्जी में यूज होता है, H इंटू एफ। एनर्जी ऑफ अ वेव इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। ठीक है। तो अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा, तो मैं सबसे पहले E अपॉन एफ कर दूंगा। एफ का जो यूनिट होता है हर्ट्ज होता है, एच जी, हर्ट्ज, अगर आपने सुना होगा तो। हर्ट्ज, ओके। हर्ट्ज क्या होता है? इट्स बेसिकली नंबर ऑफ revolutions per unit time, okay, या number of oscillations per unit time. So 1 hertz अगर आपने सुना हो is basically nothing but 1 per second, 1 oscillation per second। ठीक है, that is what it is। तो अगर मैं इसकी यूनिट्स लिखने की बात करूँ, तो ये तो एनर्जी है, जूल्स में आ गया, और ये पर सेकेंड में है, तो जूल सेकेंड हो गया बेसिकली, मतलब ये जूल में है। तो अगर मैं एच की यूनिट लिखूँ, तो जूल अपॉन पर सेकेंड, मतलब एस पावर माइनस 1 इज द यूनिट फॉर हर्ट्ज, राइट। हर्ट्ज इज नथिंग बट पर सेकेंड, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इट विल बी जूल सेकेंड। करेक्ट। सो दिस बिकम्स द यूनिट फॉर प्लैंक कांस्टेंट। करेक्ट। तो अगर मुझे इसका वो निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मैं क्या करूँगा? इस फॉर्मूले को, मतलब इस यूनिट को यूज़ करूँगा। कैसे करेंगे, आ जाओ फटाफट करते हैं। तो एच जो मेरे पास है वो बेसिकली बना है जे और एस से, एंड जे खुद ही बना है न्यूटन मीटर से। करेक्ट। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। करेक्ट। इस तरीके से ब्रेक करके आप बहुत इजीली कर सकते हो।
करेक्ट। जूल का याद ना आ रहा हो, परेशान हो रहे हो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा। करेक्ट। तो ये जो हमारा हो गया 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर। तो न्यूटन का मुझे पता है, मीटर उसमें घुसा दो तो बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो जूल सेकंड का देखो क्या होता है। तो जूल हम लिख देंगे इसको इस तरीके से, ये हो गया जूल, और सेकंड हो गया टाइम। करेक्ट। पावर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई होके -1 बच जाएगा, खत्म। प्लैंक्स कांस्टेंट भाई साहब। ओके। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो देर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि आप किसी भी दो क्वांटिटीज को तभी ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो व्हेन दे हैव सेम डायमेंशंस। अलग डायमेंशंस को ऐड नहीं कर सकते। एग्जांपल देता हूँ, 2 किलो 2 kg प्लस 10 सेकेंड्स कैन नॉट बी एडेड। ठीक है, 2 किलो के 2 किलो 10 किलो से ऐड कर सकते हो, लेकिन सेकेंड्स कैसे ऐड करोगे, राइट? क्योंकि इसका तो भाई साहब डायमेंशन है M L 0 T 0, इसका डायमेंशन है M1L T 1। करेक्ट। ऐड हो ही नहीं सकता भाई साहब। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, only those physical quantities can be added or subtracted whose dimensions are same, whose dimensions or dimensional formulae are same। ठीक है, लॉजिकल बात है भाई साहब, इसीलिए बनाया गया है ये प्रिंसिपल, है ना? लॉजिकल है। तो इससे कुछ अच्छे सवाल बन जाते हैं आपके। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस बी टी, वेयर a and b are unknown but v is velocity and t is equal to time। बोला गया है find the dimensions of a and b। ठीक है, ये सवाल है। सब लोग वीडियो पॉज कर लेंगे, एक बार ट्राई करेंगे इसको बढ़िया से। ट्राई करके कमेंट्स में सभी लोग आंसर देंगे एंड उसके बाद आ जाओ, सीखते हैं क्या है सही आंसर। लेट्स फिगर दैट आउट। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैन बी यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एज यू कैन सी यहाँ पे सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, मतलब अगर आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और इक्वालिटी, इक्वालिटी भी वही वाली बात है कि लेट्स से इधर 10 मतलब ऑब्वियसली वेलोसिटी होगा तो मीटर्स पर सेकंड में होगा, 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी मीटर्स पर सेकंड में होना चाहिए, ये क्वांटिटी भी मीटर्स पर सेकंड में होना चाहिए, तभी तो ऐड कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 10 किलो है, ये 10 सेकंड है, सब ऐड हो गए, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहती है कि सारी क्वांटिटीज शुड बी, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, वो तो हमने करा ही है ऑलरेडी। ठीक है, सारे डेरिवेशन में। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसी में पॉसिबल है जहाँ पे the quantities have the same dimensional formula। okay, that is what it is, which is a good example। okay, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो इन सबको इधर ले आओ फॉर सिंप्लिसिटी। v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। अब आसानी से समझ में आएगा आपको।
कैसे? मैंने बोला कि सारी क्वांटिटीज तभी सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकती है जब उस जब उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास ये इक्वेशन, विच वी विल अज्यूम दैट इट्स ट्रू ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ये सारी क्वांटिटीज, सारे टर्म्स की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी, एंड दैट इज हाउ वी विल सॉल्व इट। तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। वी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? एल टी पावर -1। रटा हुआ नहीं है, लॉजिक है। मीटर पर सेकेंड, मीटर आ गया, पर सेकेंड के लिए टी पावर -1 आ गया। ए क्या होगा फिर? ए के लिए भी वही होना पड़ेगा। तो ए का तो आंसर आ गया, डन, इसका आंसर निकल गया, करेक्ट। बी, बी कैसे निकालें? तो यहाँ पे जो तीसरा टर्म है बी टी, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब ये लॉजिकल है, यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे टाइम तो पहले से ही है, करेक्ट। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? बी को बाहर निकाल दो, टी को बाहर निकाल दो, एल पावर -t, ठीक है, एल पावर एल पावर 1 टी पावर -1, करेक्ट। यहाँ से ध्यान से देखो तो ये इस तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर फाइनली? दिस इज व्हाट वी विल गेट एज द आंसर फॉर बी। मेक सेंस? सब लोग नोट डाउन कर लेंगे, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं। आ जाओ एक और सवाल करते हैं फिर इसके बाद। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत सिंपल सी चीज़ है और काफ़ी यूजफुल सी चीज़ है, लॉजिकल भी है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और सवाल लेते हैं। सपोज लेट्स से हमारे पास एक ऐसे ही कोई रैंडम फंक्शन है, एक्स वाई पावर आर स्क्वायर इंटू ए, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, कुछ भी है, ठीक है। बोला गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, फाइंड द डायमेंशन of small a where r is radius of something, बस इतना ही नहीं होगा मेरे पास, ठीक है। तो r रेडियस है और बाकी के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। अब लॉजिकली सोचो कि कैसे निकालेंगे, हमें नहीं पता ये क्या है, ये भी नहीं पता क्या है। अब लॉजिकली सोचो कि कुछ भी चीज़ पावर में है, ये पावर में है बेसिकली, है ना, रेज टू समथिंग। तो लॉजिकली सोचो कि 2 पावर 10 सेकेंड हो सकता है क्या, या 2 पावर 10 kg या 5 kg हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना, क्या मजाक है ये। तो बेसिकली जो भी पावर में क्वांटिटी रहते हैं या जो भी टर्म्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होने चाहिए। तो यहाँ पे ये टर्म डायमेंशन लेस होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। दिस शुड बी डायमेंशन लेस, 0 0 0, खत्म, यहीं से आंसर आ जाएगा आपका। और सवाल में दिया हुआ है कि आर स्क्वायर मतलब आर इज़ द रेडियस, तो हमें पक्का पता है कि ये इस तरीके से लिख सकते हैं, बस ये आ जाएगा m0 l0 t0, यहाँ से l को दूसरी तरफ ले आइए तो क्या बचा, टी पावर आई मीन l पावर -2 बचेगा, दैट्स ऑल। ये हो गया इसका डायमेंशन, खत्म, आंसर, सिंपल, और कुछ नहीं। इसी तरीके से और भी कुछ आ सकता है। लेट्स से refractive index is given by a upon, ठीक है, a upon lambda square प्लस b। बोल सकता है कि a और b का डायमेंशंस बताइए। क्या करेंगे इसमें? लैम्डा इज बेसिकली वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता ही है कि उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। दैट मीन्स इंडिविजुअली द डायमेंशन ऑफ दीज टू टर्म्स शुड ऑल्सो बी डायमेंशनलेस, करेक्ट। तो बी का तो सीधा सीधा हम लिख देंगे तो भाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो m0 l0 t0 हो गया। इस भाई साहब का क्या करें? इसको डायमेंशनलेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इन दोनों को कटना पड़ेगा ऊपर नीचे। अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो इसको भी मीटर स्क्वायर में होना पड़ेगा, सिंपल। तो ए का क्या हो जाएगा,
सिंपल दिस थिंग, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, एल स्क्वायर, खत्म। समझ गए? तो आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न अबाउट मोर एप्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए, सो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिजिक्स का मेन जो इम्पैक्ट आता है प्रैक्टिस से आता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट you practice it quite good number of times with good quality questions. All the best. See you in the next.